जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सूर्य एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। जैसे कि आपने अभी इससे पहले वीडियो आई थी उसमें देखा गया आपने कि वैदिक काल के बारे में हमने बात की थी। तो वहाँ पे हमने बताया था कि हम जो वैदिक काल है हमारा उसको हम दो खंडों में पढ़ाएंगे, एक ऋग्वैदिक काल और एक कौन से में, उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल, जैसे कि मैंने बात की थी वहाँ पे ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वेद में जैसे कि हम तो जो ऋग्वेद काल में पढ़ते हैं उसका ऋग्वेद नाम इसलिए पढ़ा था क्योंकि उसमें हम जो हमारा ऋग्वेद है उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी रखते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे कि हमारे उसके बाद थे हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो उनके बारे में हमने सब डिस्कस कर लिए। अब हम उत्तर वैदिक काल, अब जैसे कि इसमें मानने की बात है कि देखते हैं कि कैसा सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, तो उनके बारे में इसका कालक्रम क्या था, ठीक, और आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो उसके बारे में सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल, इसका समय है कितना है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कितना, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा। क्षेत्रगत राज्य कैसे बोलते हैं, जिसमें कबीले आपस में मिलकर राज्यों का निर्माण करने लगे। देखो दोस्तों, मैंने वहाँ पे बताया था कि जो हमारा ऋग्वेद काल था तो उसमें क्या थे, लोग कबीलों में रहते थे, यानी कबीलों में ऐसे कबीलों में अलग अलग कबीलों में रहते थे। मगर उत्तर वैदिक काल के चलते जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे 600 ईसा पूर्व में आते हैं तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे वीडियो आ जाएंगी उनकी तो आप देख लोगे उनको। ठीक, महाजनपद काल, जैसे उसमें 16 महाजनपद पढ़ते हैं, तो वहाँ तक आते आते क्या होता है कि जो कबीले थे वो राज्यों में तब्दील हो गए थे या जनपदों में तब्दील हो चुके थे। तकनीकी दृष्टि से लोह युग की शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम लोहे को 800 ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना के दोआब में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। दोआब का क्षेत्र देखिए, जो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, दो आब मतलब दो आबों के बीच का क्षेत्र, यानी कि दो पानी वाले जो नदी या कोई स्रोत है पानी का, उनके बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दो आब। जैसे कि पंजाब में जैसे कि 5 नदियाँ बहती है तो उसको क्या बोलते हैं, पंजाब। ठीक है, तो इसी तरह से तो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे लोहे युग की, अब लोहा मिला है तो उससे हमने औजार बनाए। ठीक है, औजार बनाए तो खेती करने में आसानी रही हमको। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन कार्य हो गया था इनका, तो वो क्या हो गया था, कृषि हो गया था, क्योंकि इनको लोहा मिल गया था, लोहे से इन्होंने औजार बनाए। ठीक, अब पहले क्या था, इनका जो मेन कार्य था कृषि भी था और पशुपालन भी था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में वेद, अथर्ववेद में, उत्तर वैदिक काल के वेद अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस का शब्द का प्रयोग किया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिया है, कई बार पूछा गया है कि लोहे को किस नाम से जाना जाता था, तो श्यामयस या कृष्ण अयस के नाम से जाना जाता था। इस काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। देखो दोस्तों, वर्ण व्यवस्था हम सब जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसी है हमारे यहाँ। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो उदय हुआ था तो वो यहीं से हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। ठीक, हम जब ऋग्वेद काल पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने वर्ण व्यवस्था का इतना नहीं देखा था, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हो चुका था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था, क्या बताया इसने, उत्तर वैदिक काल की जो हमारी क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था, उसको देखते हैं। कबीलाई ढांचा टूट गया एवं पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। मैंने बताया था कि कबीले टूट के, क्या मतलब टूट के बोल सकते हैं या फिर इकट्ठे होकर क्या करते हैं, जनपदों का निर्माण कर दिया या फिर क्या करते हैं, राज्यों का निर्माण कर दिया। जन का स्थान जनपद ने ले लिया था। जन का स्थान जो होता है वो किसने ले लिया था, जनपद ने ले लिया था। युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्रों के लिए होने लगा था। अब माने की बात है, कबीले क्या राज्यों में बढ़ने लगे थे, तो गाय, क्योंकि पशुपालन कम होने लगा, क्योंकि लोहे युग का प्रारंभ हो चुका था, तो इसलिए लोग बागों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे कृषि करनी स्टार्ट कर दी। पहले गायों के लिए मतलब युद्ध होते थे, फिर क्या होना, क्षेत्रों के लिए युद्ध होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हर कोई खेती करना चाहता है या कृषि करना चाहता था। ठीक है, पशुपालन इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे सभा एवं समितियों पर राजाओं, पुरोहितों एवं धनी लोगों का अधिकार हो गया था। देखो दोस्तों, वहाँ पे हमने देखा था सभा और समिति में जो महिलाएं हैं उनको भाग लेने का अधिकार था, और एक विदित, ठीक है, एक क्या था हमारा, विदित को समाप्त कर दिया गया यहाँ पे। वहाँ पे हमने देखा था विदित, जो मतलब चोरी करके लूटा माल था वो विदित में उसका क्या होता था, बंटवारा होता था, मगर यहाँ पे क्या कर दिया, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। स्त्रियों को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया। देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा उत्तर वैदिक काल में आके स्त्री की दशा में थोड़ा सा क्या हुआ कि गिरावट आई है, और हम देखते थे जब हम ऋग्वेद काल पढ़ रहे थे, ऋग्वेद काल में हमने देखा था कि जो स्त्रियों की दशा थी वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, राजा अत्यधिक
ताकतवर हो गया एवं राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, कौन से राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। बलि के अतिरिक्त भाग तथा शुल्क 2 नए कर लगाए गए। देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि जो उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से 2 अन्य कर लगाए गए थे, तो कौन से थे, भाग तथा शुल्क। ठीक, हम देखते थे कि वहाँ पे जब ऋग्वेद काल में हमने देखा था कि बलि एक कर था, मगर यहाँ पे 2 अन्य कर भी आ गए, कौन कौन से, भाग तथा शुल्क। आगे, राजा की सहायता करने वाले उच्च अधिकारी रत्नी कहलाते थे। क्या कहलाते थे, रत्नी। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत याद रखने योग्य बात है। क्या कहलाते थे, रत्नी। राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। ठीक है, वो चेंज करता रहता था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था। क्या, उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था। अब जैसे कि वहाँ का समाज कैसा था, कैसा नहीं था। यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको बात कर रहे थे कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर हो गया था। वहाँ पर क्या था कि जैसे कि जो कोई कार्य करता था तो उसके आधार पर उसको क्या करते थे हम, वर्ण व्यवस्था बनाई हुई थी वो। ठीक है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है तो उसको बढ़ई कहलाते थे, कोई लोहार का काम करता था उसको लोहार, हालांकि लोहार का काम नहीं करते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो पहले क्या था, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, यानी कि जो जैसा कर्म करता था वो वैसे ही वर्ण में रखा जाता था। मगर यहाँ पे क्या होगा कि जो उत्तर वैदिक काल में जो क्या बोलते हैं उसको, वर्ण व्यवस्था, वो जन्मजात के आधार पर हो गया, यानी कि जो जिस कुल में हुआ तो वो वैसे, चाहे शूद्र में हुआ तो शूद्र हो गया, जैसे कि वैश्य में हुआ तो वैश्य, या क्षत्रिय में हुआ तो क्षत्रिय, या फिर पुरोहितों में हुआ तो वो क्या, पुरोहित कहलाता था, जो कि निरंतर आज हमारे यहाँ चलता आ रहा है। अब हमारे यहाँ कास्टिज्म हो गया है अलग अलग। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस समय लोग स्थायी जीवन जीने लगे। कैसे, स्थायी जीवन जीने लगे, कबीला, क्योंकि राज्यों में तब्दील हो गए थे, राजा बनने लगे थे। ठीक, तो स्थायी जीवन जीने लगे। चारों वर्णों पुरोहितों, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र स्पष्ट स्थापित हो गए थे। हमने देखा था कि जब ऋग्वेद काल पढ़ रहे थे तो इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं था वहाँ पे। ठीक, यज्ञ का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। यज्ञ का क्या हुआ था, महत्व। अब देखते हैं कर्मकांड, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे यज्ञ करना, यज्ञ भी अलग अलग तरह के यज्ञ। ठीक, ऐत्रेय ब्राह्मणों में चारों वर्णों के कार्यों का उल्लेख मिला है। देखो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से ब्राह्मणों में, ठीक है, कौन सा ब्राह्मण है जिसमें चारों वर्णों का उल्लेख मिला है, तो कौन सा है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण। इस काल में 3 आश्रम, कौन से, 3 आश्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वैसे 4 आश्रम है, मगर इस काल में कितने, 3 आश्रम। जो चौथा आश्रम था वो महाजनपद काल में जाके मिला। ठीक है, तो इस काल में 3 आश्रम कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त एवं वानप्रस्थ की स्थापना हुई। कौन कौन सी, यहाँ पे ब्रह्मचर्य, ग्रस्त एवं वानप्रस्थ। जो ग्रस्त है आश्रम वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा आश्रम है संन्यास, जो कि महाजनपद काल में जोड़ा गया था। कौन सा, जो चौथा आश्रम कौन सा है, तो संन्यास है, जो कि महाजनपद काल में आगे चल के जोड़ा गया है। अब इनकी जो मतलब इनको लिखड़ गाते हैं, मतलब बात कहाँ करते हैं, चारों आश्रम की बात। तो ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। पूछ लिया जाता है कि चारों आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद में किया गया है, तो कौन से उपनिषद में किया गया है दोस्तों, तो ज्वालो उपनिषद में। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त था। वहाँ पे ऋग्वेद काल में भी था और उत्तर वैदिक काल में भी उनको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। बाल विवाह नहीं होता था, वहाँ पे भी नहीं होता था, ये तो बिल्कुल सेम है। विधवा विवाह, नियोग प्रथा तथा अंत जाति विवाह का प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, जैसे कि मैंने आप बात की थी, तो स्त्रियों की दशा में क्या हुई, गिरावट हुई। जैसे कि वहाँ पे सभा और समिति में भाग ले लेती थी, मगर यहाँ पे क्या ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सभा से जो महिलाओं को क्या कर दिया है, बहिष्कृत कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक आर्थिक स्थिति। अब मतलब वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस चीज़ पर निर्धारित थी। मैंने बताया यहाँ पे कि जो गायों के लिए युद्ध ना होकर किस लिए होता था, क्षेत्र के लिए। अब क्षेत्र के लिए युद्ध हो रहा था, मतलब हर कोई कृषि योग्य अपने लिए जमीन ढूंढने लगे वहाँ पे। ठीक, तो इस काल में मुख्य व्यवसाय कौन सा था, कृषि बन गया था, क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी। उससे मतलब लोग बाग स्थायी जीवन जीने लगे, मतलब अलग अलग जो अपने हथियार वगैरह या जो कुछ भी बनाने लगे। इसी तरह से मुख्य फसल धान एवं गेहूँ थी। कौन कौन सी, धान एवं गेहूँ थी। ठीक है, हमें पता है कि जैसे कि हम सबसे पहले अगर अनाज की बात करें तो कौन सा, जौ की बात करते हैं कि जौ खोजा गया था। मगर आगे चल के जैसे कि उत्तर वैदिक काल में धान एवं गेहूँ भी मुख्य फसलें हो गई थी। यजुर्वेद में धान को क्या कहा गया है, ब्रीही। ठीक, और जौ को भव और गेहूँ को गोधूम कहा गया है। इनकी चर्चाएं मिलती है। देखो दोस्तों, गेहूँ के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि गेहूँ को क्या बोला जाता है, तो गोधूम बोला जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, मगर ऊन शब्द की कहीं ना कहीं पे प्रयोग किया गया है। ऊन शब्द को क्या कहीं ना कहीं पे प्रयोग किया गया है, बाकी कपास का उल्लेख नहीं हुआ है। उत्तर वैदिक
सभ्यता भी ग्रामीण सभ्यता थी। देखो हमें पता है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, मगर जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो पूरी तरह से क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। क्योंकि आर्य क्या थे, मतलब बाहर से आए थे, ठीक है, तो उन्होंने में यहाँ पे आके बसे, और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो तो लगभग यहीं से थे। हमें पता है कि आर्य हमारे लगभग मध्य एशिया से आए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अंत में हम नगरों का आभास पाते हैं। हस्तिनापुर एवं कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे, ठीक है। नियमित सिक्के का प्रारंभ अभी तक नहीं हुआ था, वही वस्तुओं के विनय लेन देन से ही काम चल रहा था, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे देना, ठीक है, ऐसा चल रहा था। सिक्के नियमित प्रारंभिक सामान लेन देन वस्तु विनिगम द्वारा होता था। निष्क, शतमान, पाद एवं कर्ष नल माप की इकाइयाँ थी, जैसे कि हमारे यहाँ सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, फुट वगैरह हो गया, तो उस टाइम पर ऐसा थी। उसके बाद सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हुआ है कि कहाँ पे, सर्वप्रथम कहाँ पे, अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हुआ है। उसके बाद लाल मृद भांड इस काल में सर्वाधिक प्रचलित थे। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, तो कौन से, लाल मृद भांड इस काल में सर्वाधिक प्रचलित थे, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक धार्मिक स्थिति, किसके बारे में, उत्तर वैदिक की जो कौन सी है, तो धार्मिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। धर्म का स्वरूप बहुदेववादी तथा उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था, ठीक है, बहुदेववादी और उद्देश्य क्या था, भौतिक सुखों की प्राप्ति था। प्रजापति विष्णु तथा रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गए थे। देखो प्रजापति को यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिए गए हैं, तो जो सबसे प्रमुख था तो वो कौन था, प्रजापति, विष्णु और तथा रुद्र प्रमुख देवता थे यहाँ पे, ठीक है। सर्जन के देवता, ठीक, सर्जन के देवता प्रजापति का सर्वोच्च स्थान था। किसका, मैंने बताया ना, प्रजापति का, तो प्रजापति का यहाँ पे सर्वोच्च स्थान था। पूषण शूद्रों के देवता थे। यज्ञ का महत्व बढ़ा एवं जटिल कर्मकांडों का समावेश हुआ। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा भी, मोक्ष की जो चर्चा है उपनिषद से मिली है हमें। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम बृहदारण्य उपनिषद से मिलती है, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे याद करने योग्य बात है ये, ठीक, हर चीज़ नहीं, मतलब ये नहीं होगी कि आप उसको सीक्वेंस वाइज कर सकते हो, कुछ चीज़ें रटनी भी होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप इनको नोट करते जाए, ठीक, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं आश्रम व्यवस्था, जैसे कि आश्रम की बात आई थी ऊपर कि कौन कौन से आश्रम है, तो उनके बारे में अच्छी तरह से यहाँ पे एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में, ठीक। तो आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है, ठीक, कहाँ पे हुई है, तो उत्तर वैदिक काल में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको उलझा सकता है वो कि आश्रम व्यवस्था की जो स्थापना कहाँ हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हुई थी या ऋग्वैदिक काल में हुई थी या वैदिक काल में हुई थी, ठीक है। तो कहाँ पे हुई है, तो आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख पाया गया है, और चारों का किस में पाया गया है, तो ज्वालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख पाया गया है। अगर तीनों उपनिषद मतलब 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें है, तो छांदोग्य उपनिषद में, और चारों का किसमें है, तो ज्वालो उपनिषद में, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, एक नोट करने वाली बात है यहाँ की, उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम, ये जो मैंने ऊपर बताया था आपको, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना हुई थी। चौथा आश्रम जो कि संन्यास था, महाजनपद काल में हुआ था। इनके बारे में ऊपर हम बात कर चुके हैं, बाकी अब इनके बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह से और जान लेते हैं कि जैसे कि हमारे चारों आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, ये इनको सही कर लेना आप, ठीक है, ये आश्रम है, म लिखा हुआ है, ठीक, और ये ऊपर भी आश्रम ही है, ठीक है दोस्तों। आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, जो 0 से 25 वर्ष की आयु, इसको वर्ष को सही कर लेना और इसमें भी वर्ष को सही कर लेना, ठीक है। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वो कितना था, 25 वर्ष तक के आयु के जो व्यक्ति थे वो उसको अपना सकते थे, ठीक। और जो इसका कार्य था होता था वो ज्ञान प्राप्ति के लिए होता था। पुरुषार्थ क्या था, धर्म की, ठीक है। गृहस्थ आश्रम, ठीक, 26 से 50 वर्ष के सांसारिक जीवन का जीना या कार्य करना। उसके बाद अधर्व काम, अधर्व और काम, ठीक है, यहाँ पे कोमा है बीच में। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष, मनन चिंतन ध्यान का कार्य करना था, और जो प्राप्ति होती थी वो किसकी होती थी, मोक्ष की प्राप्ति होती थी। संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष के लिए मोक्ष हेतु तपस्या, तो मोक्ष की प्राप्ति होती थी। यहाँ पे जो हमारा ग्रस्त है आश्रम, ग्रस्त आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है। देखो यहाँ पे ग्रस्त आश्रमों को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग, पुरुषार्थ यानी कि धर्म, ठीक, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करता था। इसी आश्रम में त्रिरण
से निर्वर्त होता था त्रिऋण ग्रंथों का अध्ययन। ठीक, त्रिऋण ग्रंथों का अध्ययन। पितृऋण कौन सा हुआ, जैसे कि पुत्र प्राप्ति। वे देवऋण क्या होता था, यज्ञ करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बार और बताऊंगा कि ऋषिऋण, जैसे त्रिऋण में ऋषिऋण ग्रंथों का अध्ययन, पितृऋण में पुत्र प्राप्ति, वे देवऋण में यज्ञ करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो यहाँ पे शूद्र मात्र गृहस्थ आश्रमों को ही अपना सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन बन सकता है आगे चल के कि मतलब जो शूद्र थे वो कौन से आश्रमों को अपना सकते थे, तो गृहस्थ आश्रमों को ही अपना सकते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। किसके बारे में, वर्ण व्यवस्था के। जैसे वर्ण व्यवस्था तो आज हम जानते हैं, जैसे हम आज जानते हैं वही बिल्कुल वहाँ पे थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। किसके, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद काल में वर्णों का आधार कर्म था। ऋग्वेद, जैसे मैंने ऊपर बात की थी आपसे अभी पहले वीडियो में कि ऋग्वेद काल में वर्णों का आधार क्या था, कर्म पर था। मतलब जैसे जो कर्म करेगा वही उसमें वर्ण व्यवस्था में गिना जाएगा, यानी कि जो उसका कार्य होगा वही उसका क्या होगा, वर्ण होगा। ठीक, परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था कि जन्मजात के आधार पर, जो जिस कुल में या जो जिस परिवार में वो मतलब जिसने जन्म लिया है तो वही आगे, जैसे कि क्षत्रिय या फिर वैश्य या फिर ब्राह्मण या शूद्र। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, जैसे कि पुरोहित की जो उत्पत्ति कहाँ से, ब्रह्मा के मुख से हुई है, कार्य इसका धार्मिक अनुष्ठान है। क्षत्रिय उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ब्रह्मा की भुजाओं से हुई है, कार्य शासक वर्ग या धर्म की रक्षा करना। वैश्य उत्पत्ति कहाँ हुई है, ब्रह्मा की जांघों से हुई है, कार्य कृषि व्यापार वाणिज्य। शूद्र उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से हुई है, कार्य सेवा करना या अन्य वर्गों के लोगों की सेवा करना आदि। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को गैर आर्य माना जाता था। ठीक, पहले से ही बताया गया है कि जो मतलब ये है कि वर्ण व्यवस्था से थोड़ा बाहर रखा गया है इनको। ठीक है, तथा कर की अदायगी केवल वैश्य किया करते थे। ठीक, तो वैश्य समाज क्या करता था, कर की अदायगी करता था। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं विवाहों के प्रकार। देखो यहाँ पे बहुत जानने योग्य बात है कि जैसे कि ब्रह्म विवाह, समान वर्ग में विवाह हो सकता था कन्या का मूल्य देकर। जो ब्रह्म विवाह होता था वो समान वर्ग में होता था मगर कन्या का मूल्य देना पड़ता था। उसके बाद देव विवाह। ठीक है, पुरोहितों के साथ विवाह, यानी कि पुरोहितों के साथ विवाह होता था और दक्षिणा सहित होता था, यानी कि दक्षिणा भी दिए जाते थे और विवाह भी किया जाता था। आर्य विवाह, कन्या के पिता को एक वर जोड़ी बेल देना पड़ता था। बेल की एक जोड़ी देनी पड़ती थी जिससे वो खेत वगैरह अपने बहा लेता था। ठीक है, तो कन्या के पिता को, इसे क्या बोल देते, आर्य विवाह। कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बेल प्रदान करता था। उसके बाद प्रजापतीय विवाह, बिना लेन देन योग्य वर के साथ में विवाह। असुर विवाह, कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर विवाह। उसके बाद गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह था। उसके बाद राक्षस विवाह, पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से इच्छा के विरुद्ध विवाह किया जाता था, इसका क्या बोलते थे, राक्षस विवाह। पेशाच विवाह, सोती हुई स्त्री नशे के हालात में अथवा विश्वासघात द्वारा विवाह। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे देखो कि जो हमारे शुरू के 3 हैं। ठीक है, जो शुरू के हमारे 3 हैं यहाँ पे, जैसे कि ब्रह्म विवाह हो गया, देव विवाह हो गया, ठीक, और आर्य विवाह में प्रजापति विवाह, ब्राह्मण, एक और जो हमारे शुरू के 4 है। ठीक, तो प्रजापति विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे, असुर विवाह केवल वैश्यों के लिए और शूद्रों में होता था, गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में होता था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भारतीय दर्शन। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कभी कभी पूछ लेता है इसमें, जैसे कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्ण मीमांस, उत्तर मीमांस। आपने देखा कि जैसे यहाँ इनके प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि, योग, ठीक, इनसे सब जुड़े हुए वगैरह वगैरह। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, और आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी आपके रिलेशन में हैं, उनको ज़रूर वीडियो शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।